हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीच प्रेजेंस। आई एम हिमांशु कुमार एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक हम लोग पढ़ चुके थे, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऐसे जनरली बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, जो कि ये 3.5 है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये प्यारा सा वीडियो। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का प्यारा सा टॉपिक, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। लेकिन दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर ऊपर में आई बटन पे भी मिल सकता है, और जाकर प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट है वो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 से बना हुआ प्लेलिस्ट है, उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट लाइन हमारा, ड्यूरिंग कॉपुलेशन को दोस्तों इंटरकोर्स भी बोलते हैं या फिर क्वाइटस भी बोलते हैं हम लोग। सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू वेजाइना कॉल्ड इंसेमिनेशन। जब दोस्तों हमारा जो पेनिस होता है वेजाइना में स्पर्म रिलीज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। और सीमेन किसको बोलते हैं दोस्तों? स्पर्म के साथ साथ हमारे कुछ ग्लैंड के सिक्रीशन भी जब ऐड हो जाता है स्पर्म के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। जैसे कि दोस्तों, जैसे बुलबोट्रल ग्लैंड हुआ या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, सेमिनल वेसिकल हुआ, इस सब के जो सिक्रीशन है वो अगर स्पर्म के साथ जब ऐड हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन, उसी को हम लोग बोलते हैं सीमेन। तो कहने का मतलब, जब पेनिस वेजाइना में सीमेन को रिलीज करता है तो हमको उसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द cervix, enter into the uterus and finally reach into the ampullary region ऑफ द fallopian ट्यूब। दोस्तों, fallopian ट्यूब जिसको हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं, और इसका 3 पार्ट है दोस्तों, जिसका एक पार्ट है एम्पुला भी है, जिसको एम्पुलरी रीजन यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग यह चित्र में देख सकते हैं, नीचे चित्र। ये दोस्तों ये एम्पुला है। एम्पुला में ये जो इसका पार्ट एक एम्पुला है जिसको बोलते हैं हम लोग, और एम्पुला में ये स्पर्म हमारा पहुँच जाता है। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, आप लोगों को पहले भी मालूम है कि जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है दोस्तों। मोटाइल मतलब ये चल सकता है, स्पर्म मतलब इधर से उधर मूव कर सकता है, जिसको हम लोग मोटाइल मतलब मूव करने वाला। और जो ओवम है वो ओवम मोटाइल नहीं होता है। तो चूँकि ओवम मोटाइल नहीं होता है तो इसलिए स्पर्म को ही जाना पड़ता है ओवम के पास। तो ये सर्विक्स जो कि बर्थ कैनाल का पार्ट है, और यूट्रस के साथ साथ यूट्रस के बाद हमारा एम्पुलरी रीजन में चला जाता है स्पर्म, जो कि वहाँ पे फर्टिलाइज करता है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या होता है। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो हमारा इस्थमस के साथ साथ वो फिमरी जब वो क्या बोलते हैं, अभी आप लोग पीछे देखिए यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इस्थमस यहाँ पे है। ये इनफंडिबुलम जो है वो ओवम को रिसीव करता है, और इनफंडिबुलम के बाद हमारा ओवम जाता है सीधा एम्पुला में। तो यहाँ ही ओवम और स्पर्म का मीटिंग होता है एम्पुला में। यहाँ पे ये हमारा एम्पुला में ओवम और स्पर्म का मीटिंग होता है। इससे जब ओवम निकलता है और इधर से हमारा स्पर्म जाता है, ऐसे ऐसे करके। ये ओवम का स्पर्म का पाथवे है और ये ओवम का पाथवे है। तो यहीं पे दोस्तों एम्पुला में हमारा स्पर्म एंड ओवम का मीटिंग होता है। अब तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट लाइन हमारा क्या है। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली occur if the ovum and sperm are transported simultaneously.
दोस्तों अगर उस स्पर्म एंड ओवम एक टाइम पे उस एम्फला में पहुंच गए तो फर्टिलाइजेशन संभव होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होगा। एक टाइम पे ही जाना चाहिए दोनों को। इसलिए क्या होता है हमेशा हमेशा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कभी कभार ही फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे देखिए एम्पुलरी रीजन में पहुंचना चाहिए दोनों को एक साथ, तभी फर्टिलाइजेशन संभव होगा। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। कहने का मतलब इसी कारण से सब जितना भी कॉपुलेशन इंटरकोर्स होता है वो फर्टिलाइजेशन में परिवर्तित नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी में परिवर्तित नहीं होता है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दोस्तों ये सिंपल सा एक टर्म है जिसको मेल ओवम एंड स्पर्म का फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बहुत आसान सा यही है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स कंटेक्ट विथ द जोना पेलुसिडा। दोस्तों जोना पेलुसिडा के बारे में हम लोग oogenesis में पढ़ चुके हैं। oogenesis में हम बता चुके हैं कि जोना पेलुसिडा होता है वो ओवम का बाहरी पार्ट होता है। ये बाहरी जो पार्ट है वो उसको बोलते हैं हम लोग जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा है ये एक प्रकार का सेल मेम्ब्रेन ही है। जो ये सेकेंडरी ओसाइट है, जिस सेकेंडरी ओसाइट को ही हम लोग ओवम बोलते हैं। ओवम का सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। तो जब हमारा स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में ये हमारा स्पर्म आया है। यहाँ पे देखिए ये स्पर्म है और ये जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में ये हमारा आया है स्पर्म। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या है, and induces the changes in the membrane that block the entry of additional sperm। जब ये एक स्पर्म यहाँ पे जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ गया तो ये जोना पेलुसिडा से कहता है कि अब मैं आ चुका हूँ, अब दूसरे को एंट्री मत होने दे। कहने का मतलब एक ही स्पर्म इसमें प्रवेश कर सकता है ओवम में, ये दूसरा स्पर्म को इधर ही रोक दिया जाता है। किसके द्वारा भाई, तो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा के द्वारा ये अन्य स्पर्म को रोक दिया जाता है। सिर्फ एक ही, जब एक स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है तो ये अन्य स्पर्म को जाने से रोक देता है। इसकी कोई क्रिया होती है जिससे अन्य स्पर्म ओवम तक नहीं पहुँच पाते हैं, सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम तक पहुँचता है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों, Thus it ensure that only one। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बार जरूर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओनली वन। ये ओनली वन कहने का मतलब सिर्फ एक ही स्पर्म जो है, ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एंड ओवम। कहने का मतलब एक ही स्पर्म है जो कि ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, 2 4 5 स्पर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब जब ये स्पर्म गया इधर तो ये बोल दिया कि भाई अन्य स्पर्म को रोक दे, अन्य स्पर्म का कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ चुका हूँ, मैं ही तुमको फर्टिलाइज कर दूंगा। तो ये इसलिए ये अन्य स्पर्म को उधर ही रोक देता है। ये सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। दोस्तों यहाँ पे कोरोना, सावधान हो जाइएगा दोस्तों। खैर आगे हम लोग चलते हैं, द सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोम। दोस्तों वो एक्रोजोम क्या होता है, आप लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर पिछले कुछ वीडियोस में आप लोग पढ़ चुके हैं। एक्रोजोम होता है, यहाँ पे देखिए एक्रोजोम, ये स्पर्म का ये जो आगे वाला सिरा है दोस्तों, ये पतला सा जो सिरा दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं हम लोग एक्रोजोम। यहाँ पे देखिए स्पर्म का आपको फोटो दे रहे हैं, फोटो कहिए, चित्र कहिए। देखिए यहाँ पे एक एक्रोजोम लिखा हुआ है। एक्रोजोम क्या है, ये आगे का पार्ट, इसको बोलते हैं हम एक्रोजोम। तो देखिए वापस उस लाइन पे आते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखते हैं, The secretion of acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। करने का मतलब ये जो ऊपर का साइड मतलब आगे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग एक्रोजोम। एक्रोजोम कुछ एंजाइम को सिक्रेट करता है जो कि ये जोना पेलुसिडा के अंदर जाने में इसको मदद करता है। एक्रोजोम को जोना पेलुसिडा के अंदर स्पर्म को जोना पेलुसिडा के अंदर जाने में मदद होता है। किसके द्वारा भाई, तो एक्रोजोम के द्वारा। अब ये जोना पेलुसिडा क्या है, इसका झिल्ली है, और झिल्ली को जैसे ही पार करेगा तो ये साइटोप्लाज्म में अंदर आ जाएगा। ये साइटोप्लाज्म अंदर में
ये हमारा साइटोप्लाज्म अंदर में ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, ये जो स्पर्म है ये अंदर की ओर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। This induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte। दोस्तों ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte को ये स्पर्म जब इंटर करेगा किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में, तो हमारा सेकेंडरी oocyte जो होता है जिसको हम लोग ओवम भी बोलते हैं, तो ओवम का ये मेयोटिक डिवीज़न स्टार्ट कर देता है। मेयोटिक डिवीज़न को मतलब कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ जाता है। तो क्या होता है, इस कंप्लीट करने में क्या होता है, द सेकेंडरी मेयोटिक डिवीज़न इज आल्सो अनइक्वल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड हेप्लॉइड ओवम, जिसको हम लोग ऊटीड बोलते हैं। हेप्लॉइड ओवम को हम लोग बोलते हैं ऊटीड। देखिए दोस्तों यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये हमारा जैसे ही ये हमारा oogenesis के प्रक्रिया को आप लोग समझिए। जैसे ही ये हमारा सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है भैया, और इसी सेकेंडरी oocyte को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। तो जैसे ही हमारा स्पर्म ओवम में प्रवेश करता है, ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है, तो ये अपना डिवीज़न पूरा कर लेता है, और डिवीज़न के फलस्वरूप ये मतलब फुल्ली तैयार ओवम बनता है। ओवम मतलब हेप्लॉइड ओवम बनता है, और हेप्लॉइड ओवम के साथ साथ एक सेकेंड पोलर बॉडी भी बनता है। यहीं इस लाइन में कहने का प्रयास किया गया है। जब हेप्लॉइड ओवम दोस्तों बन गया है, तो हेप्लॉइड का मतलब 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम हेप्लॉइड, ये यही कहने का मतलब है। तो जब हेप्लॉइड बनता है तो क्या होता है, soon the haploid nucleus of sperm and the ovum and that of ovum fuse together to form a zygote। ये हेप्लॉइड ये ओवम है, और हेप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब हेप्लॉइड क्रोमोसोम भी है और ओवम भी है। तो ये हेप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड बनाते हैं। डिप्लॉइड जो होता है हमारा जाइगोट होता है। जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो हमारा जाइगोट बनते हैं, और ये अभी फ़िलहाल ये जाइगोट बनते हैं, और फिलहाल जो ओवम और स्पर्म है वो क्या है, हेप्लॉइड है। तो हेप्लॉइड जब दो हेप्लॉइड ऐसे मिलता है तो क्या बनता है, डिप्लॉइड बनते हैं। डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, जिसका क्रोमोसोम संख्या कितना होगा दोस्तों, तो 46 इसका क्रोमोसोम संख्या हुआ जाइगोट का। हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। अब इसी स्टेज में मतलब जाइगोट के ही स्टेज में जब फीटस मतलब बच्चे का सेक्स मालूम चल जाता है कि वो कौन सा स्त्री है कि पुरुष है कि क्या है, मतलब बच्चा है कि बच्ची है, यही समझ इसी स्टेज में आपको शुरुआती दौर में ही मालूम चल जाता है। अब कैसे मालूम चलता है इसको हम लोग देखते हैं। एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX। दोस्तों आपको पहले भी मालूम है 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में है कि जो ह्यूमन फीमेल का जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है वो XX है, क्रोमोसोम पैटर्न है वो XX है। एंड द मेल इज और मेल में क्या होता है, XY होता है, और फीमेल में XX होता है। देयरफॉर ऑल द हेप्लॉइड गैमेट्स, जिसको ओवा बोलते हैं, प्रोड्यूस बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम X। करने का मतलब ये हमारा दो जो XX ये दो हमारा ये क्रोमोसोम है, तो ये जो XX है यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो जब XX दो क्रोमोसोम है तो ये हमारा डिप्लॉइड हुआ है, मतलब दो हुआ, डिप्लॉइड मतलब दो हुआ। अब जब एक बनेगा तो या तो फिर X बनेगा या फिर X बनेगा, मतलब कहने का मतलब दोनों ही ये हेप्लॉइड जब बनाया तो दोनों ही ये X बनाया, और ये हमारा किसका है, स्त्री का है। अब जब पुरुष को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये हम लोग अगर पुरुष को देखें, अभी रेड कर दे रहे हैं इधर, अभी हम लोग पुरुष को देखें तो पुरुष XY करता है, तो ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड स्पर्म है। डिप्लॉइड स्पर्म जब ये या तो X प्रोड्यूस करेगा या फिर Y प्रोड्यूस करेगा, या तो X प्रोड्यूस करेगा या फिर Y प्रोड्यूस करेगा। तो ये जब ऐसे मिलता है, इससे ये मिलेगा,
और ये इससे ये मिलेगा, मतलब इसका दोनों ही एक्स है, तो दोनों ही एक्स मतलब कोई एक ही एक्स आएगा और इसका एक एक्स है और एक वाई है। तो जब ये एक्स एक्स मिलेगा, जब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देना है, जब को आपको अगर ये एक्स एक्स मिलेगा तो ये हमारा बनेगा बच्ची आएगी, मतलब जो बेबी का सेक्स है वो स्त्रीलिंग होगा। और जब ये हमारा ऐड होगा, कहाँ गया, जब हमारा एक्स और वाई ऐड होगा साथ साथ, एक ये एक स्त्री का एक्स है और ये पुरुष का वाई है, तो ये जब ऐड होगा तो ये हमारा बच्चा बनेगा, मतलब क्या बोलते हैं, पुरुष होगा, पुरुष होगा। अब यहीं पे समझिए, आपको इसमें क्लियर आपको समझ में आएगा। कहाँ थे हम लोग? Therefore, all the haploid gamete produces by the female have sex chromosome X, मतलब दोनों ही X होता है। whereas in the female gamete, whereas in the male gamete the sex chromosome would be either X और Y, मतलब या तो X होगा या फिर Y होगा। Hence 50% of sperm carry the X chromosome while the other 50% is carry Y chromosome। दोस्तों, जो फादर होता है, फादर किसी बच्चे का फादर जब होता है तो वो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों लेकर, मतलब दोनों उसके पास होता है, एक्स और वाई दोनों होता है। और जो मदर होती है बच्चे का, तो उस मदर के पास सिर्फ एक्स मतलब दो एक्स होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते, ये मदर हुई, ये फादर हुए, तो फादर के पास एक्स वाई है और मदर के पास एक्स एक्स है। तो कहने का मतलब फादर के पास या तो 50% एक्स है और 50% वाई है, 50% एक्स है 50% वाई है। और इनके पास मदर के पास दोनों 100% एक्स है, मतलब 50% ये एक्स और 50% ये एक्स, मतलब दोनों 50-50% है। तो कहने का मतलब जो जब कोई नया फिटस होगा, मतलब नया बच्चा होगा जो, उसका क्या होगा, उसका कैसे डिसाइड होगा भाई कौन सा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, कौन सा उसका लिंग क्या है, सेक्स क्या है, तो ये इसी से स्टार्ट होगा, इसी से मतलब पहचाना जाएगा कि जो फादर का गैमेट, फादर का जो स्पर्म है वो कौन सा स्पर्म गया है मदर के साथ मिलने। तो एक्स अगर गया होगा तो एक्स एक्स हो जाएगा, और वाई गया होगा मतलब ये वाई इसके साथ इसके एक्स के साथ गया होगा, तो क्या बनेगा, ये हमारा होगा मेल, मतलब बच्चा होगा, और ये हमारा हो गया बच्ची फीमेल। यही कहने का मतलब है। अभी किधर गया भाई हम लोग? अब नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ जाइगोट वुड बी कैरी एक्स और एक्स एक्स एंड वाई वाई। जब फ्यूजन होता है तो या फिर एक्स एक्स होगा या फिर वाई वाई होगा, डिपेंडिंग ऑन वेयर द स्पर्म कैरी एंड वाई फर्टिलाइज द ओवम। यह किसके अनुसार होगा भाई? तो कौन सा स्पर्म क्या कैरी कर रहा है, स्पर्म एक्स अगर कैरी होगा तो स्पर्म एक्स अगर वाई एक्स, स्पर्म जो एक्स है वो अगर ओवम के साथ जाएगा तो बच्ची होगी, और स्पर्म वाई अगर ओवम के साथ जाएगा तो ऑब्वियस है दोस्तों बच्चा होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, द जाइगोट कैरिंग एक्स एक्स वुड बी डेवलप्ड इन ए फीमेल बेबी, मतलब बच्ची, एंड एक्स वाई वुड बी फॉर्म ए मेल बेबी जन्म देता है एक्स वाई। You will learn more about in the chromosomal pattern in the chapter 5। इसके बारे में अब हम लोग अनुमान सीख, मतलब जेनेटिक्स या फिर इनहेरिटेंस या फिर इनहेरिडिटी के बारे में, मतलब जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। चैप्टर 5 वही है। डेट्स, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। डेट इज़ वाई साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट to say that the sex of baby is determined by the father and not by mother। यहाँ पे ये लाइन दोस्तों आप लोग ज़रूर से अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, आप लोग इसको अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिएगा। डेट्स वाई द साइंटिफिकली, इस लाइन को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा और एक बार ज़रूर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द ज़ाइगोट मूव
थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लेवस। जब मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है जाइगोट में तो एम्पुला से आगे हमारा जाइगोट बढ़ते जाता है। यहाँ कहीं एम्पुला होता है और यहाँ कहीं भाई इस्थमस होता है। तो एम्पुला से ये सीधा इस्थमस की ओर जाता है और डिवीज़न स्टार्ट होता है जिसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। अब क्लीवेज में क्या होता है दोस्तों, टुवर्ड्स द यूरेटस, मतलब ये इधर से इधर जाता है, यहाँ से इधर जाता है। कहने का मतलब ओविडक्ट से ये यूट्रस की ओर जाता है डिवीज़न करते हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। एंड फॉर्म 2, 4, 8 and 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। मतलब ये मियोटिक डिवीज़न होता है तो सेल की संख्या में वृद्धि होती है जिसको हम लोग ब्लास्टोमियर बोलते हैं। अब एक खास ब्लास्टोमियर जिसको हम लोग मोरूला बोलते हैं, ये मोरूला किसको बोलते हैं, 8 से 16 सेल हो जाएंगे जाइगोट में तो उसको हम लोग मोरूला बोलते हैं। द embryo with 8 to 16 blastomere is called morula. The morula continue the divide and transform into blastocyst, जिसको हम लोग फिगर उसमें देख रहे हैं पहले भी। यहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट है दोस्तों, यहाँ पे ये ब्लास्टोसिस्ट देखिए। मोरूला आगे डिवाइड होके ये बनाता है, फिर ये बनाता है, मतलब आगे डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, मतलब ये आगे यूट्रस में जाता है। और यूट्रस में क्या होता है दोस्तों, अब यूट्रस का फेनोमेना देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है। ट्रोफोब्लास्ट होता है जब ये ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, यहाँ पे देखिए ये जब मोरूला डिवाइड करता है तो ये बनाता है और इसके बाद ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही हमारा ये इसमें जाता है, मतलब यूट्रस में जाता है, तो ये सेल अरेंज होता है बाहर में। ये आप लोग ये जो क्या बोलते हैं उसको, बैगनी कलर में आप लोग जो देख रहे हैं, ये बैगनी कलर में चारों किनारे देख रहे हैं, मतलब जो एक प्रकार का आउटर लेयरिंग बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रोफोब्लास्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। यहीं कहने का प्रयास किया जाता है। ये किस में बनता है भाई, तो ये यूट्रस में बनता है। ये यूट्रस में ट्रोफोब्लास्ट जो है वो यूट्रस में बनता है। और जो इनर सेल होता है उसको बोलते हैं हम लोग इनर सेल मास। द इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट इज कॉल्ड इनर सेल मास। और जो अंदर का ये सेल्स हैं, ये अंदर का ये सेल्स हैं, 2-4 दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो अंदर का सेल्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। और बाहर के कवरिंग को बोलते हैं हम लोग ट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पर लिखा गया है द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या होता है, यूट्रस का इनर लेयरिंग होता है जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं। और इंडोमेट्रियम से ही ये हमारा ट्रोफोब्लास्ट अटैच होता है। तो क्या होता है, द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएट एज द एम्ब्रायो। जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रायो के रूप में आगे परिवर्तित होता है, डेवलप होता है, विकसित होता है। और आफ्टर द अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। जब अटैच होता है उससे इंडोमेट्रियम से जब अटैच होता है तो जो यूट्रस का जो सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्राइन सेल, वो फर्दर डिवाइड होता है, बहुत तेज डिवाइड होता है और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेता है। अर्थात ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलत से बहुत गड़बड़ हो रहा है। ये ब्लास्टोसिस्ट है और ब्लास्टोसिस्ट के जो ब्लास्टोसिस्ट को ये पूरा कवर कर लेता है यूट्राइन सेल। यूट्राइन सेल मतलब यूट्रस का सेल है, ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेता है। और क्या होता है, एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम द एम्बेडेड विद द इंडोमेट्रियम। जिसके फलस्वरूप हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस के साथ एम्बेडेड हो जाता है, मतलब बंध जाता है। मतलब एम्बेडेड मतलब पूरा एकदम लीन हो जाता है, उसमें बंध जाता है। और
thus इट इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन, और इसी को बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और यहीं आगे चल के हमारा इम्प्लांटेशन वर्ड ही मॉडिफाई मतलब डेवलप होकर हमारा बनता है प्रेगनेंसी। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जाने से पहले एक पार्ट शेयर करना चाहूँगा, जो ये है, मंजिल दूर दिखती है पर पहुंचने की कोशिश करो, मुश्किल बहुत होती है उसे हटाने की कोशिश करो, हौसला कम न होने दो उसे हासिल करने की कोशिश करो, उम्मीद को खत्म न होने दो उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करो। एंड दोस्तों अब हम लोग चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।